हाय गाइस, कैसे हो। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, इम्पीरियन ट्रायल का माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका था। वांग लिन ने 11th पैलेस को पार कर लिया था, जहां उसने 9 भयानक फॉरेन सोल्स का सामना किया और लियान येनगुए की विरासत 8 एक्सट्रीम डाओ की एक्सट्रीम फायर हासिल कर ली। इस एक कदम के साथ ही वांग लिन सभी एम्पीरियन एग्जॉल्ट से आगे निकल गया, दोस्तों को हैरानी में और दुश्मनों को जलन में छोड़ते हुए। अब जब पूरी दुनिया की नज़र उस पर थी, वांग लिन बिना रुके 12th पैलेस की तरफ बढ़ गया और उसी पल ग्रैंड एम्पीरियंस खुद उसके सामने आ गए। तो आगे क्या होगा, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। ग्रैंड एम्पीरियन डाओई साधारण डाओइस्ट रोब पहने हुए थे और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जब वे प्रकट हुए। उन्होंने सीधा वांग लिन की तरफ देखा, जो इस वक्त 12th पैलेस के बाहर खड़ा था। वांग लिन के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने भी दाओई को देखा और सम्मान में हाथ जोड़ दिए। वांग लिन ने कहा, मुझे याद है, आपने कहा था कि अगर मैं 9वां पैलेस पार कर लूं तो आप मुझे फिर से अपने साथ जुड़ने का न्योता देंगे। ग्रैंड एम्पीरियन दाओई मुस्कुराए और बोले, ये बात अभी उतनी ज़रूरी नहीं है मेरे नन्हे दोस्त, पहले तुम 12th पैलेस पार करने की कोशिश करो। इतना कहकर उन्होंने थोड़ा दूर खड़े ग्रैंड एम्पीरियन वू फैंग की तरफ देखा। दोनों की नज़रें टकराईं और ऐसा लगा जैसे पूरा माहौल थम गया हो। वहां मौजूद हर शख्स ये सब देख रहा था। सभी एम्पीरियन एग्जॉल्ट्स की आंखों में हैरानी थी। एसेंडिंग एम्पीरियन मिंग डाओ के बाद ये दूसरी बार था जब 2 ग्रैंड एम्पीरियंस किसी एक व्यक्ति के लिए आमने सामने थे। वू फैंग की आंखों में ठंडक थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, डाओई, इस लड़के पर मेरी नज़र है, मेरे बीच में मत आना। डाओई ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, वू फैंग, हम ग्रैंड एम्पीरियंस होकर भी किसी एसेंडेंट एम्पीरियन को मजबूर नहीं कर सकते। फैसला उसी का होगा। सिर्फ नज़र रखने से वो तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। फिर उन्होंने ऊपर देखते हुए कहा, और देखो, वो अब 12th पैलेस में जाने वाला है। अगर उसने ये भी पार कर लिया तो वो मिंग डाओ के बराबर खड़ा होगा। तब शायद वो बूढ़ा जियोडी भी खुद उसे लेने आ जाए। और सेलेस्टियल एम्परर को तो भूल ही मत जाओ। जब ये दोनों आपस में दिमागी बातचीत कर रहे थे, तभी वांग लिन ने गहरी सांस ली और 12th पैलेस के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही वो अंदर गया, दोनों ग्रैंड एम्पीरियंस चुप हो गए और ऊपर देखने लगे। वहां मौजूद हर शख्स, चाहे एम्पीरियन एग्जॉल्ट हो या एसेंडेंट एम्पीरियन, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। लेकिन एम्पीरियन ट्रायल के बाहर कुछ लोग अलग ही चिंता में डूबे हुए थे। पर्पल यांग सेक्ट का वो अधेड़ आदमी आईने में देखते हुए गहरी सांस ले रहा था। उसने बुदबुदाया, उसने 11वां पैलेस कैसे पार कर लिया? 11वां तो फिर भी ठीक था, लेकिन 12वां वो नहीं कर पाएगा। अगर उसने ये भी पार कर लिया तो मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। मुझे डर है कि उसे तुरंत सेलेस्टियल एम्परर या ग्रैंड एम्पीरियन जियोडी अपने साथ ले जाएंगे। तब डाओई और वू फैंग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कितनी बदकिस्मती है। अगर हमारी पर्पल यांग सेक्ट की ग्रैंड एम्पीरियन जेमिनाई के साथ वो हादसा ना हुआ होता तो आज हम भी उनके बराबर खड़े होते। अब वो लगभग उम्मीद छोड़ चुका था कि वो वांग लिन को अपनी तरफ ला पाएगा। तभी अचानक दरवाज़ा जोर से खुला और लाल कपड़ों में एक छोटी लड़की अंदर भागती हुई आई। ओए छोटे घुइया, तू अभी तक इस टूटे हुए आईने को क्यों देख रहा है? चल जल्दी बाहर आ और मेरी और हान हान की मदद कर उस छोटे भेड़िए को सबक सिखाने में। आज तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। गुया रोते हुए बोला, छोटी मालकिन। लेकिन तभी लड़की की नज़र आईने पर पड़ी। उसने अपनी भौहें से कोड़ ली और ध्यान से देखने लगी। अरे, इस टूटे हुए आईने में जो आदमी है, ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। गुया ने ठंडी सांस लेते हुए जवाब दिया, छोटी मालकिन, जाहिर है आप उन्हें जानती हैं। वो ग्रैंड एम्पीरियन वू फैंग और ग्रैंड एम्पीरियन दाओ ई हैं। गोया ने मन ही मन सोचा कि अब रिक्रूटमेंट का ख्याल छोड़ देना चाहिए और वो लड़की को बाहर ले जाने लगा। उसने कहा, चलिए छोटी मालकिन, मैं आपकी मदद करता हूँ उस लिटिल वुल्फ को सबक सिखाने में। उसे उस बेचारे कल्टीवेटर पर थोड़ा तरस आ रहा था जिसे ये लड़कियां लिटिल वुल्फ कह रही थीं। तभी ग्रैंड एम्पीरियन जेमिनाई ने कहा, मैं उस गंजे या उस नकली मुखौटे वाले की बात नहीं कर रही, मैं इसकी बात कर रही हूँ। लड़की ने अपना नन्हा सा हाथ उठाया और सीधे वांग लिन की तरफ इशारा किया, जो अभी 12th पैलेस में दाखिल हुआ था। अरे, ये तो उस महल में चला गया। बहुत जाना पहचाना लग रहा है। रुको, मुझे सोचने दो। कुछ पल सोचने के बाद उसकी आंखें चमक उठीं। इसका नाम वांग लिन है। मुझे याद आ गया, जब मुझे लिटिल वुल्फ मिला था तब मैंने इसे भी देखा था। मैंने और हान हान ने एक बार इसकी मदद भी की थी। तुम जिस शख्स को रिक्रूट करना चाहते थे, ये यही है। वो खुशी से ताली बजाने लगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं और हान हान भी तुम्हारे साथ चलेंगे।
गोया ने थूक निगला और हैरानी से उसे देखने लगा। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर भी चमक आ गई। छोटी मालकिन, क्या आपको पूरा यकीन है कि आप इसे पहले से जानती हैं और आपने इसकी जान बचाई थी? लड़की ने गुस्से में उंगली उठाई। छोटे गोया, क्या तुम मेरी बात नहीं मानेगा? गोया तुरंत झुक गया और खुश होकर बोला, ये तो बिल्कुल ग्रैंड एम्पीरियन जेमिनाई जैसी दूरदर्शिता है। आपने पहले ही उसे बचा लिया था, इसी वजह से शायद हम सच में उसे अपने साथ ला पाएंगे। वो उसे एक बच्चे की तरह बहलाने लगा। ये सुनकर लड़की गर्व से फूल गई। देखा, मेरी बात ना मानने का यही नतीजा होता है। अब समझ आया कि मैं और हान कितने समझदार हैं। मैंने तुझसे कहा था, जो चले गए उन्हें भूल जा, पर तू सुनता नहीं। वो आगे बोली, मैं ग्रैंड एम्पीरियन जेमिनाई कभी किसी को रोकती नहीं। जिसे जाना है वो जाए। किस्मत का खेल कोई नहीं समझ सकता, न तुम न वो लोग। गोया मुस्कुराया और बोला, जी हाँ, बिल्कुल, ग्रैंड एम्पीरियन जेमिनाई ही किस्मत को नियंत्रित करती हैं। मैं आपका कायल हूँ। हालांकि उसकी अपनी ताकत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब जेमिनाई के साथ हादसा हुआ था तब सब लोग उन्हें छोड़कर चले गए थे। सिर्फ गोया ही था जो उनके साथ रहा था। वो सब कुछ उस एहसान के बदले कर रहा था जो जेमिनाई ने उसके बुरे वक्त में किया था। तब वो एक साधारण एम्पीरियन एग्जॉल्ट था, लेकिन आज वो उनका सबसे वफादार साथी बन चुका था। पर्पल यांग सेक्ट में ये सब चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ सेंट्रल कॉन्टिनेंट के माउंट एम्परर पर ग्रैंड एम्पीरियन जियोडी अब तक आलस में लेटा हुआ था। अब वो एक सूखे पत्ते को ध्यान से देख रहा था। उसने धीरे से कहा, 11th पैलेस के बाद सीधे 12th। ये लड़का थोड़ा काबिल लग रहा है। शायद मैं इसे एक मौका दे सकता हूँ, लेकिन हाईजी वहाँ है। अगर मैं गया तो मेरी पुरानी बातें बेकार हो जाएंगी। वो बोल रहा था, लेकिन उसकी नज़रें पत्ते से हट नहीं रही थीं। फिर उसने सिर हिलाया, छोड़ो, ये सिर्फ 11th पैलेस ही तो है। ये बच्चा मिंग वाओ के सामने कुछ भी नहीं। उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन अगले ही पल फिर से खोलकर उसी पत्ते को देखने लगा। क्या वो इसे पार कर पाएगा या नहीं? उसी समय सेंट्रल कॉन्टिनेंट के शाही महल में काले रोब में असेंडिएंट एम्पीरियन मिंग दाओ उस दृश्य को देखकर गुस्से में था। महल में एक गहरी और शांत आवाज़ गूंजी। सेलेस्टियल एम्परर ने कहा, क्या तुम उसे एक सांस में ख़त्म कर सकते हो? मिंग दाओ ने कुछ पल सोचा, फिर शांत आवाज़ में कहा, सिर्फ एक सांस ही काफ़ी है। हल्की सी हंसी गूंजी और वही गहरी आवाज़ फिर सुनाई दी। सेलेस्टियल एम्परर ने कहा, वो 12वें पैलेस पार नहीं कर पाएगा। उसका हेवनली बुल सोल आर्मर वहाँ असली हेवनली बुल से टकराएगा। बाकी सबको इसके लिए लड़ने दो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो अचानक रुक गए। सिंहासन के आसपास एक हल्की लहर उठी और वहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी प्रकट हुआ, जो बिल्कुल सेलेस्टियल एंसेस्टर जैसा दिख रहा था। उसकी आंखों में हैरानी थी, क्योंकि वो उस दृश्य को देख रहा था। अचानक पूरे महल में सुनहरी रोशनी फैल गई। ये रोशनी एम्पीरियन ट्रायल से निकलकर हर चीज़ को चीरती हुई यहाँ तक पहुँच गई थी। सेलेस्टियल एम्परर ने धीमे स्वर में कहा, उसने 12th पैलेस पार कर लिया। ये सुनते ही मिंग डाओ के अंदर से खतरनाक कातिलाना इरादा उभर आया। उसकी आंखों में आग जल उठी। उसे समझ आ गया था कि अब बैंगलिन उसके बराबर खड़ा है और सारे ग्रैंड एम्पीरियंस उसे अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब साफ था, अब जब भी कोई मिंग डाओ का नाम लेगा, बैंगलिन का जिक्र ज़रूर होगा। और यही बात उसे सबसे ज़्यादा चुभ रही थी, क्योंकि वो हमेशा खुद को नंबर 1 मानता आया था। मिंग डाओ ने ठंडी आवाज़ में कहा, सिर्फ 12th पैलेस ही तो है। ऐसे बहुत लोग हैं सेलेस्टियल क्लैन में जो ये कर सकते हैं। उसे मारना अभी भी मेरे लिए एक सांस का खेल है। लेकिन सेलेस्टियल एम्परर कुछ और ही सोच रहे थे। उधर माउंट एम्परर पर बूढ़ा जियोडी खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, लेकिन अगले ही पल वो फिर बैठ गया। उसने कहा, मैं उसे एक बार देख चुका हूँ। उसके पास हेवनली बुल सोल आर्मर है। आर्मर की मदद से 12th पैलेस पार करना कोई बड़ी बात नहीं। वो अभी भी मिंग डाओ के बराबर नहीं है। जब तक वो 13th पैलेस पार नहीं करता, वो सिर्फ एक साधारण असेंडेंट एम्पीरियन ही रहेगा। इतना कहकर वो फिर आंखें बंद करके बैठ गया और बुदबुदाया, थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। उसे रिक्रूट करूँ या नहीं? वो 13th पैलेस पार नहीं कर पाएगा और हार मान लेगा। लेकिन अचानक उसने अपनी आंखें खोल दी। उसने देखा बैंगलिन 12th पैलेस के बाहर खड़ा है और उसके चारों तरफ पानी की एक अदृश्य लहर बन रही है। वो दबाव इतना ज़्यादा था कि उसे दूर बैठे हुए भी महसूस किया जा सकता था। जियोडी ने धीमे स्वर में कहा, एक्सट्रीम वाटर डाओ। और तभी बैंगलिन रुका नहीं। वो पूरी रफ्तार से 13th पैलेस की तरफ बढ़ गया। ये देखकर मिंग डाओ ने गुस्से में ठंडी सांस ली और कहा, सेलेस्टियल एम्परर, मैं एम्पीरियन ट्रायल जा रहा हूँ 16th पैलेस की कोशिश करने। सेलेस्टियल क्लैन के लगभग सभी बड़े योद्धा, चाहे एम्पीरियन एग्जॉल्ट हों या असेंडेंट एम्पीरियन, सब वैंगलिन के इस पागलपन भरे कदम को देखकर दंग रह गए थे।
ऐसा नज़ारा सेलेस्टियल क्लैन में बहुत कम देखने को मिलता था। इससे पहले सिर्फ मिंगडाओ को ही इतनी तवज्जो मिली थी, लेकिन अब ये रुतबा सिर्फ उसका नहीं रहा, क्योंकि अब पूरी दुनिया की नज़रें वैंगलिन पर टिक चुकी थीं। आज से सेलेस्टियल क्लैन के इतिहास में वैंगलिन का नाम एक सूरज की तरह चमकेगा, और हर वो शख्स जो ताकत की समझ रखता है इस नाम को याद रखेगा। आने वाले समय में ये खबर एंशिएंट क्लैन तक भी पहुंचेगी कि सेलेस्टियल क्लैन का 49th असेंडेंट एम्पीरियन बनते ही एक लड़के ने 11वां और 12वां पैलेस पार कर लिया, और अब वो 13वें पैलेस की तरफ बढ़ रहा है। माउंट एम्परर पर बैठे ग्रैंड एम्पीरियन जियोडी अब पूरी तरह सतर्क हो चुके थे। उनका चेहरा गंभीर था और वो सामने रखे सूखे पत्ते को ध्यान से देख रहे थे। वो समझ चुके थे, भले ही वैंगलिन सोल आर्मर का इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन 13th पैलेस पार करना कोई आसान काम नहीं है। उधर शाही महल में सेलेस्टियल एम्परर की आंखों में भी एक अजीब सी चमक उभर आई थी। जब उन्होंने वैंगलिन को 13th पैलेस में जाते देखा, उनके बगल में बैठे काले लिबास वाले मिंगडाओ ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो अपनी पूरी मानसिक शक्ति को अपने माथे पर इकट्ठा कर रहे थे, जैसे वो भी इस मुकाबले के लिए तैयार हो रहे हों। इसी वक्त एम्पीरियन ट्रायल के मैदान में ग्रैंड एम्पीरियन डाओ ने ठंडी सांस ली और थोड़ा चिंतित नजर आए। उन्हें पता था कि वैंगलिन ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि अब उसे अपने साथ मिलाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन वो ये भी जानते थे कि ये कीमत बिल्कुल सही होगी, क्योंकि अगर ये लड़का आगे चलकर और ऊंचाई पर पहुंचा तो उसकी दोस्ती उन्हें भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। दूसरी तरफ ग्रैंड एम्पीरियन वूफिंग ने भी गहरी सांस ली। उन्हें पुराना समय याद आ गया, जब जेमिनाई के लिए कई ग्रैंड एम्पीरियंस आपस में भिड़ गए थे। पूरा मैदान एक अजीब सी खामोशी में डूब गया था। सभी योद्धा आसमान की तरफ देख रहे थे। अब सबको समझ आ चुका था कि वैंगलिन उनसे कितनी दूर निकल चुका है। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब उन्हें अपनी ही बातों पर शर्म आ रही थी। स्नोरेन और उसके साथी भी खामोश खड़े थे। उनके दिल की जलन अब खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वांगलिन इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका था कि अब उससे जलने का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। वहां मौजूद योद्धा आपस में मानसिक संदेशों के जरिए बात कर रहे थे। एक ने कहा, पिछली बार मिंगडाओ भी 13वें पैलेस पर ही रुक गया था, मुझे नहीं पता ये लड़का उसे पार कर पाएगा या नहीं। दूसरे ने जवाब दिया, अगर इसने 13वां पैलेस पार कर लिया तो नया असेंडेंट एम्पीरियन बनते ही इस सबसे ताकतवर योद्धाओं में शामिल हो जाएगा। भले ही अभी का मिंगडाओ उससे आगे हो, लेकिन फर्क ज्यादा नहीं रहेगा। उसी समय टाइनी चाइल्ड का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो अभी भी अपनी सोच नहीं बदल पा रहा था। उसने कहा, 13वां पैलेस ये कभी पार नहीं कर पाएगा। वहां मौजूद 20 से ज्यादा उच्च स्तरीय योद्धा आसमान में छुपे 13वें पैलेस की ओर देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद वांगलिन यहीं रुक जाएगा, क्योंकि हर किसी की एक सीमा होती है। उधर 13वें पैलेस के अंदर वांगलिन का चेहरा थोड़ा गंभीर था। उसके सामने फिर से वही तारों से भरी धुंधली दुनिया प्रकट हो गई थी, लेकिन इस बार धुंध पहले से कहीं ज्यादा गहरी थी। वांगलिन ने महसूस किया कि उसकी सोल आर्मर की भी एक सीमा है। ये उसे ताकत तो दे सकता है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा इसका असर कम होता जाएगा। खुशकिस्मती से वो पहले ही परम अग्नि और परम जल का ज्ञान प्राप्त कर चुका था, यानी अब उसके पास सेलेस्टियल एंसेस्टर की 8 परम शक्तियों में से 2 शक्तियां थीं। तभी वही भारी और गूंजती हुई आवाज फिर सुनाई दी, डाओ क्या है? वांगलिन की आंखें शांत हो गई। वो पहले ही 2 अलग जवाब दे चुका था, पहले जीवन और मृत्यु, फिर कर्मा, लेकिन इस बार उसके पास तीसरा और गहरा उत्तर था। वांगलिन ने धीरे से कहा, जीवन और मृत्यु एक जंजीर की तरह हैं, यही डाओ है। ये जंजीरें मिलकर एक चक्र बनाती हैं जिसे कर्मा कहते हैं, यही डाओ है। इंसान एक सपने की दीवार के पीछे कैद है। वो ये नहीं समझ पाता कि वो असल में है या सपने में। ये सपना उसे सच्चाई देखने से रोकता है। सच और झूठ के बीच की इस दीवार को तोड़कर अपनी आंखें खोलना ही असली डाओ है। जैसे ही उसने ये कहा, पूरी धुंध एक पल में गायब हो गई और पूरा स्टार सिस्टम साफ दिखाई देने लगा। बाहर मैदान में लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे लोग निराश होने लगे थे। एक ने कहा, इस बार उसे ज़्यादा समय लग रहा है, शायद यही उसकी सीमा है। दूसरे ने कहा, सही बात है, नया असेंडेंट एम्पीरियन बनते ही टॉप योद्धाओं ने आना ही बहुत बड़ी बात है। तभी अचानक मैदान में एक पुराना ट्रांसफर पथ चमक उठा। वहां से एक काले लिबास में नौजवान बाहर आया। उसके आते ही पूरे मैदान का माहौल बदल गया, जैसे तूफान आ गया हो। वो कोई और नहीं, खुद असेंडेंट एम्पीरियन मिंगडाओ था। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था और वो किसी की तरफ भी नहीं देख रहा था। मिंगडाओ ने कहा, मिंगडाओ, ग्रैंड एम्पीरियन डाओ ई और वू फेंग को प्रणाम करता हूँ। ग्रैंड एम्पीरियन वू फेंग ने उसे देखा और गहरी सांस ली। उन्होंने मिंगडाओ को अपने साथ लाने के लिए बहुत बड़े लालच दिए थे, लेकिन वो फिर भी सेलेस्टियल एम्परर के पास चला गया था। वो कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक सबका दिल जोर से धड़क उठा। सबने आसमान की तरफ देखा।
वो 13वां पैलेस जो अब तक बादलों में छुपा हुआ था, अचानक तेज सुनहरी रोशनी से फट पड़ा। पूरा आसमान उस रोशनी से सोने जैसा चमकने लगा। एक योद्धा चीख पड़ा, उसने 13वां पैलेस पार कर लिया। मिंग डाओ भी यहीं रुक गया था, लेकिन वांग लिन ने आज उसे पीछे छोड़ दिया। ये सुनते ही मिंग डाओ की आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं और उसका चेहरा काला पड़ गया। उसी पल पूरा एम्पीरियन ट्रायल जैसे उबलने लगा। वहां मौजूद हर एम्पीरियन एग्जॉल्ट वांग लिन को 13वां पैलेस पार करते देख स्तब्ध रह गया। उन्हें लगा था कि वो पहले ही उसे बहुत ऊंचा मान रहे हैं, लेकिन असल में वो अभी भी उसे कम आंक रहे थे। हर कोई हैरान था, इस लड़के में आखिर कितनी ताकत छुपी है। क्या ये सीधे 19वें पैलेस तक पहुंच जाएगा? सिर्फ एक ही दिन में वांग लिन ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। सभी एसेंडेंट एम्पीरियन आसमान की तरफ देख रहे थे और उनके पास वांग लिन से डरने की हर वजह थी। जैसे ही 13वें पैलेस से सुनहरी रोशनी निकली, कुछ ही पलों में सबकी नजरें मिंग डाओ पर टिक गई। वांग लिन का 13वां पैलेस पार करना मिंग डाओ के लिए सीधी चुनौती थी। ऊपर से वो शांत दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर एक बर्फीली आंधी चल रही थी। उसके शरीर से निकलती ठंडक ने पूरे माहौल को सन्नाटे में बदल दिया। आसमान में वांग लिन की परछाई 13वें पैलेस के बाहर दिखाई दी। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। बाहर आते ही उसने 14वें पैलेस की कोशिश नहीं की, बल्कि धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। उसके नीचे आते ही पूरा मैदान खामोश हो गया। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई मिंग डाओ की आवाज़ गूंजी, क्या तुम आगे नहीं बढ़ोगे? ये सुनते ही सबका दिल फिर से जोर से धड़क उठा। सब समझ गए, अब एक बड़ा टकराव होने वाला है। ग्रैंड एम्पीरियन दाओ ई शांत रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। ग्रैंड एम्पीरियन वू फैंग हल्का सा मुस्कुरा दिए, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। दोनों ही ये देखना चाहते थे कि अब ये दो नए दिग्गज क्या करने वाले हैं। आसपास खड़े लोगों के लिए ये नज़ारा वांग लिन की परीक्षा से भी ज़्यादा दिलचस्प हो चुका था। दूर बैठे लोग भी इस दृश्य को देखने में पूरी दिलचस्पी ले रहे थे। माउंट एम्परर पर ग्रैंड एम्पीरियन जियोडी ने अपने सामने रखे सूखे पत्ते को देखा और उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, 13वां पैलेस पार करना, इसका मतलब है कि ये लड़का मेरे साथ जुड़ने के काबिल है। मिंग डाओ जो कर रहा है वो दिलचस्प है। मैं देखना चाहता हूं कि वांग लिन क्या जवाब देता है। उन्होंने आगे कहा, देखने में तो लगता है कि 13वां पैलेस उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन इतना ही काफ़ी है पूरे सेलेस्टियल क्लैन में नाम कमाने के लिए। उधर शाही महल में सेलेस्टियल एम्परर अपने सिंहासन पर बैठे ये सब देख रहे थे। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, उसने सिर्फ 13वां पैलेस पार किया है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। मिंग डाओ थोड़ा ज़्यादा घमंडी है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उससे आगे निकले, चाहे वो किसी नए व्यक्ति का पहला ही रिकॉर्ड क्यों ना हो। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हालांकि उसका ये स्वभाव अच्छा नहीं है, लेकिन वो अपने घमंड को अपनी साधना में बदल लेता है, इसलिए उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। छोड़ो, मिंग डाओ को इस वांग लिन को एक सबक सिखाने दो। भले ही उसने 13वां पैलेस पार कर लिया हो, लेकिन अगर वो मेरे शहर में आएगा तो उसे सिर झुकाना होगा। वहीं दूसरी तरफ पर्पल यांग सेक्ट में वो अधमड़े उम्र का आदमी आईने को देखकर परेशान था। गुया ने गुस्से में कहा, मिंग डाओ हद पार कर रहा है, वो इतने लोगों के सामने ऐसा कैसे बोल सकता है? वो साफ साफ वांग लिन की बेइज्जती कर रहा है। एम्पीरियन ट्रायल के मैदान में वांग लिन, जो 9वें पैलेस तक नीचे आ चुका था, अचानक रुक गया। उसने उस काले लिबास वाले नौजवान को देखा जो उसे नफरत भरी नजरों से घूर रहा था। वांग लिन ने शांत स्वर में पूछा, कौन हो तुम? उसे साफ महसूस हो रहा था कि सामने वाला उससे दुश्मनी निकालने के मूड में है। मिंग डाओ ने ठंडी आवाज में कहा, मिंग डाओ, मैं पूछ रहा हूं तुम रुक क्यों रहे हो? वांग लिन कुछ पल चुप रहा, फिर समझ गया कि मिंग डाओ ऐसा क्यों कर रहा है। शायद इसलिए क्योंकि उसने उसका पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वांग लिन ने मन ही मन सोचा, असेंडेंट एम्पीरियन बनने के बाद भी ऐसा बचकाना घमंड। उसने मिंग डाओ की आंखों में झांका, वहां एक अजीब सी चमक थी। वो समझ गया कि यही घमंड उसकी ताकत की जड़ है। वो नहीं चाहता कि कोई भी उससे आगे निकले। शायद यही वजह थी कि वो इतना ताकतवर बना, क्योंकि वो सिर्फ अपनी शक्ति पर केंद्रित रहता था। वांग लिन हल्का सा मुस्कुराया और उसे नज़रअंदाज कर दिया। वो सीधा ग्रैंड एम्पीरियन दाओ ई और वू फैंग की तरफ उड़ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, वांग लिन दोनों ग्रैंड एम्पीरियंस को प्रणाम करता है। इस परीक्षा के बाद मुझे एक ज़रूरी काम से जाना होगा, इसलिए कृपया मुझे अनुमति दें। ग्रैंड एम्पीरियन वू फेंग ने कहा, 13वां पैलेस पार करने का मतलब है कि तुम अब हमारे क्लैन के शीर्ष योद्धाओं में शामिल हो चुके हो। मैं तुमसे ज़रूर मिलने आऊँगा। ग्रैंड एम्पीरियन दाओ ई मुस्कुराए और बोले, हाँ मेरे छोटे दोस्त वांग लिन, तुम्हें हमारा पुराना वादा याद है? तो मैं भी तुमसे मिलने आऊँगा, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। वांग लिन ने दोनों को धन्यवाद दिया और बिना मिंग डाओ की तरफ देखे बाहर जाने के रास्ते की ओर बढ़ गया। उसे लगा कि उसने अपना मकसद पूरा कर लिया है। 13वें पैलेस में उसने अपनी असली ताकत का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल किया था,
सिर्फ सोल आर्मर के भरोसे वो इसे पार नहीं कर सकता था। उसने सोचा, अब रुक जाना ही बेहतर है, इतना ही काफी है बड़े लोगों का ध्यान खींचने के लिए। जब बाकी योद्धाओं ने वांगलिन को जाते देखा तो वे थोड़ा निराश हो गए। एक ने कहा, लगता है वांगलिन में मिंगडाओ से भिड़ने की हिम्मत नहीं है। दूसरे ने कहा, सही है, उसे अपनी सीमा पता है, उसने सिर्फ 13 पैलेस पार किए हैं, जबकि मिंगडाओ 15 तक पहुंच चुका है। तीसरे ने कहा, लेकिन मिंगडाओ थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा दिखा रहा है, जिस तरह उसने सवाल किया वो बदतमीजी थी। चौथे ने कहा, बदतमीजी कैसी, हम जैसे लोग सिर्फ ताकत की इज्जत करते हैं, मिंगडाओ सबसे ऊपर है, उसका ऐसा रवैया होना लाजमी है, बल्कि वांगलिन का उसे नज़रअंदाज करना ही घमंड है। अब लोग दिमागी संदेशों की जगह खुलकर बोलने लगे थे। वांगलिन जब बाहर जाने वाले रास्ते तक पहुंचा तो उसने ये सब सुन लिया। वो एक पल के लिए रुका, पीछे मुड़कर उन लोगों को देखा और उनकी आवाज़ें अपने आप थम गईं। वो फिर आगे बढ़ने लगा, लेकिन कोई था जो उसे ऐसे जाने नहीं देना चाहता था। मिंगडाओ की बर्फीली आवाज़ गूंजी, क्या तुम ऐसे ही चले जाओगे? मैंने तुमसे 2 बार पूछा है। वांगलिन रुक गया। कुछ पल सोचने के बाद वो मुड़ा और मिंगडाओ की तरफ देखा। उसने शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं अब और कोशिश नहीं करना चाहता, तुम्हें क्या चाहिए? मिंगडाओ ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि तुम 14वें पैलेस की कोशिश करो। उसकी आंखों में घमंड और भी बढ़ गया था। जब तुम उसमें हार जाओगे तब तुम जा सकते हो। मिंगडाओ के चेहरे पर गुमान और बढ़ गया था। वांगलिन ये सुनकर हल्का सा हंसा और बिना कुछ कहे रास्ते के अंदर कदम रख दिया। रास्ता तुरंत चमकने लगा, लेकिन उसी पल मिंगडाओ की आंखों में खून उतर आया। मिंगडाओ ने ठंडी आवाज में कहा, घमंडी। ये कहते ही उसने अपना दायां हाथ उठाया और रास्ते की तरफ इशारा किया। पूरा इंपीरियल ट्रायल कांप उठा। आसमान से एक विशाल उंगली प्रकट हुई और सीधे उस रास्ते की ओर बढ़ने लगी। एम्पीरियन ट्रायल के मैदान में लड़ना मना था, ये बहुत पुराना नियम था, लेकिन मिंगडाओ ने इस नियम की धज्जियां उड़ा दी। ये नियम पूर्वजों ने नहीं बल्कि बाद के लोगों ने बनाए थे, इसलिए ट्रायल पर इसका असर नहीं पड़ा। फिर भी इसे तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। जैसे ही वो विशाल उंगली नीचे आई, चारों तरफ हड़कंप मच गया। एक योद्धा चिल्लाया, इसने यहाँ हमला करने की हिम्मत कैसे की? दूसरे ने कहा, तभी तो इसे ग्रैंड एम्पीरियंस के बाद सबसे ताकतवर माना जाता है, इसे किसी नियम का डर नहीं। वो उंगली आसमान को चीरती हुई वांगलिन की तरफ बढ़ी। अगर वांगलिन वहां से नहीं हटता तो ट्रांसफर के दौरान उसकी मानसिक शक्ति नष्ट हो सकती थी, और अगर वो हट जाता तो उसे रास्ते से बाहर आना पड़ता और वो जा नहीं पाता। मिंगडाओ का मकसद साफ था, वांगलिन की इज्जत को मिट्टी में मिलाना, ताकि सबको याद रहे कि असली बादशाह कौन है। उसे पता था कि जब तक वो पूरी हद पार नहीं करेगा, ग्रैंड एम्पीरियंस बीच में नहीं आएंगे। ग्रैंड एम्पीरियन दाओ ई और वूफेंग की भौहें तन गईं। दाओ ई शांत रहे, लेकिन वूफेंग के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने हाथ उठाते हुए कहा, मिंगडाओ, तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ हमला करे? वो आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक नीचे से एक हल्की हंसी गूंजी। एक योद्धा के शरीर से सुनहरी रोशनी निकली और वहां से सेलेस्टियल एम्परर की परछाई प्रकट हुई। उन्होंने हाथ उठाकर वूफेंग की शक्ति को रोक दिया। उधर रास्ते के अंदर खड़े वांगलिन ने ऊपर देखा और उसकी आंखों में ठंडी चमक उभर आई। वो यहाँ कोई झगड़ा नहीं चाहता था, लेकिन मिंगडाओ की इस हरकत ने उसके अंदर के अंधेरे को जगा दिया था। वो अपनी मेहनत को इस तरह मिट्टी में मिलते नहीं देख सकता था। जैसे ही वो विशाल उंगली उसके करीब पहुंची, वांगलिन अचानक रास्ते से बाहर निकल आया। वो उंगली उसके सामने आकर रुक गई और फिर धुएं की तरह बिखर गई। ऐसा लग रहा था जैसे मिंगडाओ सिर्फ उसे डराना और उसका मजाक उड़ाना चाहता था। और इसी सीन के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जल्द ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।